अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्लास्टिड फॉर एडीएस स्टूडेंट्स। और आज जो है वो प्लास्टिड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको क्लियर करने हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, वो हमें कैसे पता चला कि सेल तीन चीज़ों पर बेस करता है, साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है, उसके साथ जो है वो उसका सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखा गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम कैसे देखते हैं, दो तरीकों से अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। या तो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, या फिर क्या होता है कि आप माइक्रोस्कोप के अलावा सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको होमोजेनाइज करो, देन उसको सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप देखेंगे तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप प्लेस करेंगे और सेल के कंपोनेंट्स को देख लेंगे। बट अगर आपने होमोजेनाइजेशन करनी है, होमोजेनाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, इसमें आप सेल को तोड़ देते हैं। सेल को तोड़ेंगे कैसे कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसको आपने लाइस कर दिया, तोड़ेंगे, जितना मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है वो आपने अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, उसको आप बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ लाइसिंग ऑफ सेल। देन अगर आपने जो है वो इस तरह से भी आप सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं तो फिर आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं और उसको आप बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, यानी कि टू फाइंड आउट द सेल कंपोनेंट्स। अब ये सेल कंपोनेंट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उनकी डेंसिटी की बेस पे। इसमें ये होता है कि सेल आपने सबसे पहले क्या किया, सेल को लाइस किया, तोड़ा, सेल का एक मिक्सचर बन जाएगा। उस मिक्सचर को आपने जो बना आपके पास, उसको आपने ट्रांसफर करना है एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर। फिर आपने उसको करना है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हम 35,000 आरपीएम देते हैं। और अगर आपके पास फिर भी इसके अंदर जो है वो लेयर्स या आपके पास जो ऑर्गेनेल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सेपरेट नहीं होते, तो फिर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर करते हैं अबाउट 1 लाख जो है वो हम आरपीएम तक इसको राउंड देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है उसका काम क्या होता है कि वो स्पिन करती है मटीरियल को इन द टेस्ट ट्यूब, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स हैं वो उसकी बन जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। जिस तरह की डेंसिटी होगी उसी तरह के। अब इसके अंदर जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट एक लेयर में स्टैंड करेगा, फिर उसके साथ न्यूक्लियस एक जगह स्टैंड कर जाएगा, देन उसके अंदर साइटोप्लाज्म मटेरियल होगा वो एक जगह। तो वो हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि सेल के कितने कंपोनेंट्स हैं। सेल के कंपोनेंट्स आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमें क्या पता चला, सेल जो बेस करता है वो सेल मेम्ब्रेन पे बेस करेगा, साइटोप्लाज्म होता है लिविंग मटेरियल, उसके बाद न्यूक्लियस होता है। और अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे ना क्लास, तो इसमें ये होता है कि उसकी एक और बाउंड्री भी होती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगी, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल वॉल। ये तो था स्टार्ट सेल के अबाउट जो है वो स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं कि हमने ऑर्गेनेल स्टार्ट करने हैं, और प्लांट्स के केस में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सबसे पहले क्या हम देखते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लास। और ये होते क्या हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है क्लास। पिगमेंट जो कलर देते हैं प्लांट्स को या उसकी बॉडी को कलर देंगे, पिगमेंट हमेशा ऐसी जो है वो चीजें होती हैं जो किसी भी चीज को कलर देती हैं, दैट गिव कलर टू द थिंग्स। अब ये पिगमेंट जो है वो आपके पास जब किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक हो गया। प्लास्टिड के अंदर ये इसके करैक्टर में आता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे ही प्लास्टिड के अंदर क्या है कि सेमी ऑटोनोमस होते हैं, यानी ये अपने अंदर जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड। जितनी इनकी जरूरत होगी वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं सेल का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल उसकी अमाउंट जैसे जैसे अमाउंट नीड बढ़ती जाती है एटीपी की, वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपनी अमाउंट बढ़ाता जाता है। वो इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनके पास डीएनए भी है और इनके पास अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी प्रोटीन भी बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं, और डीएनए की वजह से ये खुद को डिवाइड भी कर सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक हो गया। अब आते हैं क्लास के ये जो प्लास्टिड बनते हैं, जब इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हैं प्रोटोप्लास्टिड। प्रोटोप्लास्टिड इज एन प्रिकर्सर, यानी ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर जिसने आगे जाके प्लास्टिड में डिफरेंशिएट होना है। अभी तक ये अनडिफरेंशिएट है, इसको अभी तक फंक्शन नहीं पता कि इसने प्लास्टिड कौन से वाला प्लास्टिड जो है वो डेवलप होना है।
अब इसके साथ ही जो प्रोटोप्लास्टिड होता है, इसके अंदर अभी तक जब कोई भी मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन बन जाती है, एक ऑर्गेनेल है जिसके अंदर सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन होती है, कोई इनर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जब उस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लास्टिड का। इसके साथ ही जो है वो प्रोटोप्लास्टिड जब अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करेगा, इनर मेम्ब्रेन बनाएगा, और इनर मेम्ब्रेन जैसे ही बनेगी उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं इटियोप्लास्ट। ठीक हो गया। इडियोप्लास्ट के अंदर यही वाली, ये देखें आपके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन थी, ये जो ब्लैक कलर इंडिकेशन है कलर, ये इनर मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ ही क्लास यहाँ पे आपको खाली स्पेस नजर आ रही है। जब इडियोप्लास्ट बनता है तो उसके साथ ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहां से वेजिकल छोटे छोटे बन के सेंटर की तरफ मूव करते हैं। ये वेजिकल जब इसके सेंटर में यहाँ पे मूव करेंगे, ये राउंड होते हैं, उसके बाद ये अपनी शेप थोड़ी चेंज करते हैं और फ्लैटेंड वेजिकल्स में चेंज हो जाते हैं। वेजिकल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है? ये एक स्टैक बन जाता है। जैसे सिक्के आप एक दूसरे के ऊपर रख दें कॉइन्स, तो वैसे एक ढेर सा बन जाएगा, पिलर सा बन जाएगा, वैसे ही वेजिकल एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन होते हैं। ये सारे वेजिकल एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन वेजिकल्स को आप नाम देते हैं थाइलेकॉइड का। अब ये थाइलेकॉइड का स्टैक बन गया और इसके साथ ही स्ट्रक्चर यानी ग्रेनम, फिर ग्रेना जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली आपके पास जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्लास्टिड जो है वो बन जाता है। अब हमने यहाँ पे एक प्रिकर्सर बोला था। प्रिकर्सर का मतलब ये है कि प्लास्टिड हमारे पास प्लांट्स के केस में तीन होते हैं, तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट है। इन तीनों प्लास्टिड का प्रिकर्सर कौन है? प्रोटोप्लास्टिड होता है। इसी ने जाके चेंज होना है, या तो इसने क्रोमोप्लास्ट बना देना है, या जो है वो क्लोरोप्लास्ट बना देना है, या फिर क्रोमोप्लास्ट बनेगा और उसके बाद या तो फिर ये लीकोप्लास्ट के अंदर चेंज होगा। अब आ जाते हैं कि जो प्लास्टिड की टर्म थी, जिसको आप बोल रहे हैं कि पिगमेंटेड बॉडी, और आपने उसको प्लास्टिड बोलना शुरू किया हुआ है, तो ये किसने दी थी? एक साइंटिस्ट था स्किम्पर। 1883 में इसने अपनी जो है वो ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी। कौन सी टर्मिनोलॉजी? प्लास्टिड्स। अच्छा जी, इसके बाद क्लास इसके तीन बेसिक जो है प्लास्टिड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्लोरो फॉर ग्रीन कलर, प्लास्टिड पिगमेंट बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंदर ग्रीन कलर होगा उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को नाम इसलिए दिया गया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल, एक ऐसा ग्रीन कलर जिसने यूज होना है, जिसने सनलाइट को ट्रैप करना है और फिर उसको जो है वो चेंज करना होता है। केमिकल एनर्जी के अंदर पूरे प्रोसेसेस चलते हैं। तो उस पिगमेंट बॉडी को जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है? क्लोरोप्लास्ट का। अब आते हैं हेयर, आपको एक फिगर दिखाइए क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जाकर देखते हैं कि उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, दैट इज इंडिकेटेड विद ग्रीन कलर। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू लाइन है जो आपको इंडिकेट करी इनर मेम्ब्रेन, यानी 2 मेम्ब्रेन्स पे बेस करता है क्लोरोप्लास्ट। एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों की दोनों ही आपके पास स्मूथ होती हैं। अब इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर का आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रोमा, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ द इनसाइड जो लिक्विड मटेरियल होगा क्लोरोप्लास्ट का, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमा। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू से वेजिकल्स नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जो है वो पिलर। ठीक है, स्टैक्स, कॉइन के स्टैक्स जैसे आप बना देते हैं, उसको आप बोलते हैं कि एक ढेर सा बन जाएगा, एक मीनार सा बन जाएगा, और उसको आप क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे? ग्रेनम। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वेजिकल आया था, इस वेजिकल ने अपने आप को जो है वो फ्लैट किया लाइक दिस। इस तरह जब इसने फ्लैट किया एक दूसरे के ऊपर, इसने अपने आप को प्लेस किया इन वेजिकल्स का, एक पिलर सा बन गया और इसको आप बोलते हैं स्टैक ऑफ वेजिकल, दैट इज नोन एज ग्रेनम। सिंगल है, सिंगल आपके पास एक पिलर बन रहा है स्टैक्स का, तो उसको आप ग्रेनम बोलते हैं। जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको आप कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? ग्रेना। यानी इन सबको क्या नाम देंगे आप? ग्रेना। ठीक है क्लास। अब इन ग्रेनम को जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो एक मेम्ब्रेन के साथ करते हैं जिसको आप बोलते हैं इंटरग्रेना। यानी आपके पास जो ग्रेनम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरग्रेना। और इस ग्रेनम के अंदर क्लास आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल होगा, पिगमेंट बॉडी होगी, और ये जो आपके पास है ये इंटरग्रेना, इसमें कोई पिगमेंट प्लेस
नहीं होता, सिर्फ पिगमेंट कहाँ पे होगा, इन स्टैक्स के अंदर। अब आ जाते हैं इस एक वेजिकल को, जिसको आपने एक ऐसे करके वेजिकल बोला, इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है जी, थाइलेकॉइड के ढेर सारे वेजिकल्स, थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स की फॉर्म में जुड़ते हैं और 50 to 100 हो सकते हैं ये थाइलेकॉइड स्टैक्स जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो रेंज होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम। और जब ढेर सारे ग्रेनम आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं विद इंटरग्रेनम, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक हो गया क्लास। अब आते हैं कि इसका काम क्या होता है कि जब भी आपके पास रिएक्शन चलते हैं, जिसको हम प्लांट्स के केस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। जो लाइट रिएक्शन आपका चलना है, क्लोरोफिल पे जब लाइट फॉल होती है तो इनके ऊपर जो है वो लाइट फॉल होती है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, दैट इज इंडिकेटेड विद रेड कलर। ठीक है, इसने एब्जॉर्ब करना और इनके अंदर ही चलती है जी स्कीम क्लास, जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और जी स्कीम आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है वो दो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, दो सिस्टम को हम इंडिकेट करते हैं, PS1 और ये आपके पास, और इस तरह जो है वो ये जी स्कीम चलती है। इस जी स्कीम का काम क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास लाइट फॉल हुई, लाइट फॉल होने के बाद यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट होगा उसको तोड़ा जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके ऊपर जाते हैं। जब भी इन इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हुए एक्सेप्टर के पास आएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन जब फॉल करेंगे बिलो, तो एनर्जी वहां से रिलीज होती है, यहाँ से एटीपी जो है वो उसकी फॉर्मेशन कर ली जाती है। अब दोबारा से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फॉल होते हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चलता है, तो ये आपके पास फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। और यहाँ से अगर आपके पास एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी एटीपी, तो वो नॉन जो है वो आपके पास हो जाएगी फोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, ये तो था आपके पास जो इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर चलता है जी स्कीम। अब इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं क्लास, वो होता है आपके पास NAD, ये आपके पास एक प्रोडक्ट होगा जो इसका है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, ATP। अब ये जो आपके पास केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी को किस में चेंज किया जाएगा, किस वक्त यूज किया जाएगा, जब यहाँ पे इस स्ट्रोमा के अंदर क्रैब्स साइकिल कैल्विन साइकिल चलेगा। यहाँ पे आपके पास कैल्विन साइकिल चलता है, और कैल्विन साइकिल के रिजल्ट में क्या होगा, क्या चीज बनेगी आपके पास ग्लूकोज बनेगा। अब ये वाली जो एनर्जी जो आपने इसके रिजल्ट में बनाई थी, केमिकल एनर्जी एटीपी की फॉर्म में और NADH की फॉर्म में, वो आपने किस में यूज करनी है, कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन में। व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क, बिकॉज it is not involved in the absorption of light reaction, sunlight direct. It is used the chemical energy that is formed by the absorption of sunlight with the help of chlorophyll, और उसकी वजह से जो एनर्जी उसने केमिकल एनर्जी में चेंज की है, वही एनर्जी हम यूज कर रहे हैं इस कैल्विन साइकिल को चलाने में या कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में। क्लास इसके अंदर ही आपके पास ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका फंक्शन ही आपके पास हमने आपको बता दिया कि क्या होता है और इसका क्या काम होगा। अब हम चलते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। तो आपने याद रखना है, क्लोरोफिल के अंदर जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर आयरन है, तो इसमें जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो मैग्नीशियम आयन होता है क्लास, जिसने क्या करना है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाना है। अब चलते हैं बाकी जो आपके पास दो तरह के प्लास्टिक्स हैं, जिसमें आपके पास क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट। इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, लेकिन उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट के अलावा इन केस ऑफ क्रोमोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, लेकिन बाकी सारे पिगमेंट फाइकोसायनिन, फाइकोरेथ्रीन और लाइकोपीन जो कलर होते हैं पिगमेंट, वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, इसने फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होना, बल्कि किस में यूज होना है, इन पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल। पोलिनेशन में कैसे, क्योंकि पेटल्स का कलर जैसे आपके पास होता है, कलरफुल पेटल्स होंगी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, तो पोलिनेशन होगी, यानी पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होगा। और अगर आप बात करते हैं सीड डिस्पर्सल की, तो फ्रूट का कलर जो है वो उसकी वजह से बर्ड्स आपके पास ये इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और उनकी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है,
उनके वेस्ट मटेरियल के साथ, जो बर्ड के ऊपर ईट करेंगे फ्रूट्स के ऊपर, उन्होंने अपने साथ सीड ले जाना है और अपने वेस्ट के साथ वो डिफरेंट जगह पे जो है डिस्पर्स करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो होता है कलर और प्लास्ट होती है पिगमेंट बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंदर कलर प्रेजेंट होंगे अदर देन ग्रीन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया था आपके पास फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर कौन सा वाला पिगमेंट है, ग्रीन। लेकिन ग्रीन के अलावा जितने पिगमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके पास क्या कौन से बॉडी के अंदर होंगे, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अब आ जाते हैं लीकोप्लास्ट का काम क्या है। लीकोप्लास्ट कलरलेस बॉडी होती है, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता, लेकिन इनका काम क्या होता है, टू स्टोर द फूड। यानी आपके पास ऐसे सेल्स के अंदर जो यंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं, उनके अंदर होगा, एम्ब्रियोनिक सेल जो होते हैं उनके अंदर होगा, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होंगे उनके अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने ग्रो करनी है। जब उन्होंने यहाँ ग्रोथ करनी है तो उनको फूड भी जरूरत है, तो जो फूड स्ट्रक्चर स्टोर होगा किस पिगमेंट किस बॉडी के अंदर होगा, वो लीकोप्लास्ट के अंदर होगा। इसी तरह क्लास लीकोप्लास्ट जो है स्टोरेज बॉडी हम बोलते हैं, तो इसके साथ इसका काम क्या होता है, कलरलेस बॉडी होती है। जिस तरह की फूड ये स्टोर करते हैं हम लीकोप्लास्ट को उस कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे। लाइपोप्लास्ट है तो क्या स्टोर होगा, लिपिड स्टोर होंगे। और अगर आप बात करते हैं कि एलियोरोप्लास्ट, तो इसमें क्या स्टोर होगा, प्रोटीन स्टोर होंगे। तो डिफरेंट बॉडी जिस तरह के फूड स्टोर कर रहे हैं उसी तरह का हम जो लीकोप्लास्ट है उसको नेम आउट करते हैं। अब इसका काम क्या था, फूड स्टोरेज, इसका काम क्या था, सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। क्लास आज का जो लेक्चर है वो आपके पास प्लास्टिड के अबाउट था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।